मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था या डिस्कस किया था कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोग बना रहे हैं, दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है और उस डेफिनेशन में मेन एलिमेंट कौन कौन से हैं। उन दो मेन एलिमेंट के अलावा हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड तब माना जाएगा जब उसमें बताए गए वो सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और इन केस आगे चल करके वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक्ड होता है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी भी एक पार्टी की तरफ से हमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नज़र में वैलिड तभी माना जाएगा जब उस कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। तो कोई भी लॉस हमें आगे चल करके ना हो, तो पार्टीज को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वो जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, एग्रीमेंट जो वो बना रहे हैं, क्या उस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में ये एलिमेंट अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर ये एलिमेंट वहाँ अवेलेबल नहीं होंगे तो हमें कोई भी रेमेडी कोर्ट से इजीली नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो हमारे एलिमेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा एलिमेंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जैसा कि आप जानते हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस दो पार्टीज के बीच में होती है। एक पार्टी ऑफर देगी और एक पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, तब वहां पर एग्रीमेंट बनेगा। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट ऑफर और एक्सेप्टेंस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जबरदस्ती किसी के साथ में, तो वहां पर अगर ऑफर तो है बट एक्सेप्ट नहीं किया है उस पार्टी ने और हमने फिर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती करवा लिया, तो वहां पर फ्री कंसेंट या फ्री तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं है, फ्रीली एक्सेप्ट नहीं किया है उसने, ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। दूसरी चीज है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। दूसरा सेकेंड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ये जो एलिमेंट है। दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन का मतलब कि जो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं या वो उस एग्रीमेंट में एंटर होती हैं, तो उनका जो इंटेंशन है, उनकी जो भावना है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, वो लीगल रिलेशन बनाने की होनी चाहिए। ठीक है, उसके पीछे उनका दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, लीगली रिलेशन होना चाहिए और उनका इंटेंशन भी वही होना चाहिए कि हमने लीगल रिलेशन क्रिएट किया है। थर्ड वन था हमारा लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जैसा आप जानते हैं, समथिंग इन रिटर्न। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन कब होगा, जब दोनों पार्टीज को प्रॉपर उनके अकॉर्डिंग उनका कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। अगर एक पार्टी को कुछ मिल रहा है लेकिन दूसरी पार्टी को उसका कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन में काउंट नहीं होगा। तो दोनों पार्टीज को उसका प्रॉपर कंसिडरेशन मिलना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के बदले में दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट था हमारा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब कि दो लोग जो ऑफर और एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, तो क्या वो लोग आपस में कैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, क्या दोनों का पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कैपेबल हैं। तो हम कैपेसिटी को कैसे मेजर करेंगे, कैपेसिटी को कैसे जांचेंगे, तो उसके लिए तीन बेसिक क्राइटेरिया बताए गए हैं। पहला कि उसकी एज क्या है, दूसरा कि क्या वो साउंड माइंड है या नहीं है, तीसरा कि वो किसी क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व तो नहीं हुआ है कभी पास्ट में, या अभी भी प्रेजेंट में कहीं पर वो उसका नाम किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो हमें तीन चीजें बच्चों इसमें सबसे पहले देखनी पड़ेंगी। पहली चीज उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी, उसकी एज कितनी है, क्या वो 18 साल का है या नहीं है, या 18 से कम का है। अगर वो कम का होगा तो उसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो आप अपने रिस्क पर बनाइए, क्योंकि आपको रेमेडी तो अवेलेबल नहीं होगी अगर आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। क्यों? क्योंकि वो माइनर है, माइनर यानी कि नाबालिग है, और नाबालिग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए लायबल नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमें जो चेक करनी है वो है साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब कि वो पर्सन जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, क्या वो हेल्दी माइंड का है, क्या वो ल्यूनेटिक तो नहीं है, क्या वो पागल तो नहीं है,
ठीक है, क्या वो उस डिसीजंस को, बिजनेस डिसीजंस को लेने के लिए कैपेबल है या नहीं है, वो साउंड माइंड उसका है या नहीं है, क्या वो अनसाउंड माइंड तो नहीं है। अनसाउंड माइंड के साथ, अनसाउंड माइंडेड पर्सन के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी इन द आइज ऑफ लॉ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। उसको भी आप अपने रिस्क पर ही बनाइए, क्योंकि लॉस तो कवर नहीं होने वाला अगर आगे चल के लॉस हुआ तो। तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, तीसरी चीज कि वो पर्सन जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है कि उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल चार्ज तो नहीं लगा, कभी उसने किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं था, कि उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा। ठीक है, अगर आप इस तरीके के व्यक्ति के साथ भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं और आगे चलकर कोई मिस हैपनिंग होती है तो भी आपको कोर्ट इसके बदले में कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं करा पाएगा। तो ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी, कैपेसिटी ऑफ पार्टी है या नहीं है। दूसरी चीज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब कि जो ऑफर एक पार्टी दूसरी पार्टी को दे रही है और दूसरी पार्टी जैसे उसको एक्सेप्ट कर रही है तो सेम टाइम पर सेम चीज हमें सेम सेंस में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फ्री कंसेंट मतलब जो चीज जिसने जैसे बोली है, उसका ऑफर जैसा है, उसको उसी सेंस में हमें समझना या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो फ्री कंसेंट है। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब सोसाइटी से रिलेटेड अगर हम किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल का मतलब कि ऐसी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए जो इन द आइज ऑफ लॉ लीगल नहीं है, इलीगल है। तो इलीगल ऑब्जेक्टिव लेकर के आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। फिर है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा एलिमेंट। कई बार क्या होता है कि कुछ केसेस में तो हमारा जो ओरल एग्रीमेंट है वो मान लिया जाता है, लेकिन मोस्ट वैलिडिटी के लिए हमें अपने एग्रीमेंट को राइटिंग में लेना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहिए। इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं और उसके थ्रू आपका जो ऑफर एक्सेप्टेंस या एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, अगर आप उसको राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में नहीं लेंगे तो वो आगे चल के आप ही को दिक्कत देगा। इसलिए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी हमें राइटिंग और रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारा एक वैलिड एलिमेंट है। नेक्स्ट है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब है कि कोई भी टर्म जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट में हम यूज कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। सर्टेन का मतलब कि वो निश्चित होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पेसिफाई होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम उस ट्रांजैक्शन में या कॉन्ट्रैक्ट में हम यूज कर रहे हैं कि टाइम क्या है, किस टाइम पर हमें पेमेंट चाहिए, किस टाइम पर हमें डिलीवरी चाहिए, तो टाइम, पेमेंट की डिलीवरी का टाइम और पेमेंट का टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए। अगर हम अमाउंट को उसमें दिखा रहे हैं तो पर यूनिट कितना अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं तो वो यूनिट का चार्ज भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वो भी सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो क्वालिटी या जो क्वांटिटी हम दे रहे हैं बदले में पैसे के, तो वो क्वांटिटी भी स्पेसिफाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हर एक टर्म सर्टेन होनी चाहिए जो भी हम ऑफर और एक्सेप्टेंस कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब कि दो लोग जो आपस में मिलकर के ऑफर और एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, जिस भी टर्म के ऊपर कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में परफॉर्म होने वाली है या नहीं है। अगर हम कोई ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हैं जो कि हमें खुद ही पता है कि ये पॉसिबल है ही नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। जैसे कि सपोज करिए कि कोई ए और बी है, वो आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हें इतना अमाउंट देंगे, तुम जादू से कोई खजाना ले आओ। अगर जादू से कोई खजाना ला करके तुम हमें दोगे तो हम उसके बदले में तुम्हें इतना अमाउंट पे करेंगे। तो जादू से खजाना तो नहीं आता, ठीक है, जादू से कोई सोना चांदी निकाल के तो नहीं ले आता, किसी के पास अलादीन का चिराग तो है नहीं।
तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते इन द आइज ऑफ लॉ, एवं ही फालतू में बनाए पड़े हैं। तो जिनमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो वो परफॉर्मेंस करने का कोई मतलब ही नहीं है, परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें ये वैलिड एलिमेंट्स नहीं है या इनमें से कोई भी एक एलिमेंट, दो एलिमेंट मिसिंग है आप जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, और अगर आगे जाकर के आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को डंप कर देता है, ब्रीच कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, या किसी भी तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के चला जाता है जिससे दूसरी पार्टी इंजर्ड हो जाती है, उसको लॉस हो जाता है, तो वो कानून का सहारा तभी ले पाएगा जब ये सारे एलिमेंट्स उसके कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है या समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और जो बच्चे मेरे वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टेक केयर स्टूडेंट्स।